Welcome to our YouTube channel Wave Audiobook FM. Episode 36. पिया जय की शिकायत नव्या के सामने कर रही थी। नव्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि पीछे खड़े होकर जय अपने हाथ फोल्ड करे पिया की बातें सुन रहा था। पिया तो अपने ही धुन में जय की बुराई करे जा रही थी। मॉम, आपको पता है, उन्होंने मुझे मेरी फेवरेट चीजें खाना तक बंद करवा दिया है। बहुत खड़ूस है आपका बेटा, मुझे हर बार टोकते रहते हैं। मॉम, मुझे जाने दीजिए ना। नव्या, अब ये बात तुम अपने पति से ही क्यों नहीं पूछ लेती हो? पिया, माँ वो घर पर कहाँ है? ऑफिस चले गए हैं ना, और मैं उनके आने से पहले आ जाऊंगी। पीछे से जय, अच्छा तो मैं खड़ूस हूँ और मैंने तुम्हें घर में कैद करके रखा है। पिया कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर खोलकर अपनी सास को देखती है जो मुस्कुरा रही थी। पिया धीरे से, मॉम ये अपने अच्छा नहीं किया, मुझे इशारा ही कर देती। अब ये तो मुझे कहीं नहीं जाने देने वाले हैं, बोलकर अपना मुंह बना लेती है। नव्या किचन से जाते हुए बोलती है, तुम दोनों देखो, मुझे मत घसीटो। इन सब में इतना बोलकर वो वहां से जाने लगती है तो पिया नव्या का हाथ पकड़कर, माँ मुझे छोड़कर मत जाइए ना, आप नहीं जानते हैं आपके बेटे को बड़ा खड़ूस है। नव्या मुस्कुराकर पिया के गाल पर हाथ रखकर बोलती है, वो जैसा भी है पर तेरे से प्यार बहुत करता है, प्यार से मनाएगी तो मान भी जाएगा। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। पिया ये बात तो जानती थी कि जय उसे प्यार बहुत करता है। अपने सास की बात सुन उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो प्यार से पीछे मुड़ कर देखती है तो जय उसे ही घूर कर देख रहा था। पिया प्यारी से मुस्कान लिए जय के पास जा उसे गले से लगाकर बोलती है, नाराज मत होइए ना, वो बस मूड स्विंग हो रहा था इसलिए बोल दिया, वरना मैं जानती हूं ना मेरे पति कितने अच्छे हैं। पिया का मास्क लगाना देखकर जय के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वैसे भी वो पिया से कभी नाराज होता ही नहीं था, फिर थी हल्के नाराजगी भरे अंदाज में बोलता, देखो अपनी नाराजगी को मूड स्विंग का नाम मत दो, मेरा बच्चा कभी अपने पापा को ऐसे नहीं बोलेगा। पिया अपनी पकड़ जय पर कसते हुए, माफ कर दीजिए ना, मैं तो आपकी जान हूं ना। जय, हाँ हाँ जान हो तभी तो इतने नखरे झेल रहा हूं, वैसे कहाँ जाना है? पिया अब जय से दूर हो, उसकी आंखों के चमक आ जाती है। वो मुस्कुराकर जय से बोलती है, मुझे इशिका के ऑफिस जाना है। जय, ठीक है मैं लेकर चलता हूँ, तुम तैयार होकर आ जाओ। अगले 15 मिनट में पिया और जय बाहर जाने के लिए तैयार थे, तभी उन्हें नव्या की आवाज आती है। पिया, हाँ माँ बोलिए ना। नव्या, पिया बेटा ये मैंने इशिका के लिए बनाया है, उसे दे देना। पिया, ठीक है माँ, अब हम चलते हैं, पापा की दवाई टाइम से उन्हें से दीजिए। हाँ मैं उनका ख्याल रख लूंगी और तुम भी अपना ध्यान रखना, बाहर का कुछ भी मत खाना, मैंने इसने तुम्हारे लिए भी खाना रखा है, और दवाई भी जो तुम भूल गई थी। जय, माँ इसे न जब भी गोली खाने की बारी आती है तभी भूलने की बीमारी हो जाती है, बाकी तो सब इसे मुंह जुबानी याद रहता है। नव्या, हाँ जानती हूँ भव्या, और इसे पता नहीं क्यों गोलियों से नफरत है, दोनों ही गोली का नाम सुनते ही भाग जाती है। जय जानता था अब उसकी माँ इमोशनल हो जाएगी, और टेंशन की वजह से आजकल नव्या की तबीयत खराब ही रही थी। डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो जितना कम स्ट्रेस लगी उतना उसके लिए अच्छा है। इसलिए जय बात को बदलते हुए बोलता है, माँ आप और डैड अपना ख्याल रखिए, मैं इन मोहतरमा को इनके दोस्त के यहाँ छोड़कर ऑफिस जाता हूँ। नव्या ठीक है बोलती है तो दिनों ही वहां से चले जाते हैं। वही इशिका भी अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। सूजी के सिर में कुछ ज्यादा ही दर्द ही रहा था, इसलिए वो घर पर ही आराम कर रही थी। दूसरी तरफ ईशान का ऑफिस, ईशान का मूड आज बिल्कुल भी ठीक नहीं था और सब लोग ईशान को इस मूड में देखकर डर रहे थे। वही पैंथर भी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वैसे तो उसे आदत सी थी ईशान के इस तरह के मूड को झेलने की, इसलिए उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन राघव डर रहा था, अगर उससे आज एक भी गलती हो गई तो उसकी खैर नहीं, इसलिए वो सारे काम बड़ी सावधानी से कर रहा था। ईशान का मूड भले ही खराब था पर वो पैंथर को नोटिस कर रहा था। कुछ देर बाद वो पैंथर से बोलता है, क्या उसे मिलकर आए हो? पैंथर ईशान की बात सुनता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता है। अगले कुछ मिनट में दिनों ही टेरेस पर खड़े हुए बाहर का नजारा देख रहे थे, जहां से पूरी मुंबई छोटी सी नजर आ रही थी। खुली हवा में सांस लेते हुए ईशान कॉफी का एक सीप से पैंथर से बोलता है, अब बता क्या बात है, कल रात से तो ठीक नहीं है। पैंथर, ठीक तो आप भी नहीं है। ईशान, मैं तो तब से ठीक नहीं हूँ जब से वो चली गई है, लेकिन तेरा बता, उसे मिलकर आया है तब से तेरा मूड खराब है। पैंथर, मैं उसे देखना तक नहीं चाहता था पर किस्मत ने उसे फिर से मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। नफरत करता हूं मैं उसे, आज भी वो नहीं बदली है, उसके लिए लड़के सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया है। ईशान, अक्सर हम लोगों के बाहरी दिखावे को देखकर उसके अंदर के दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं, क्या पता उसके इस तरह बिहेव करने के पीछे कोई बड़ी वजह हो। पैंथर, वजह कोई भी हो पर उसने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं उसे कभी भी नहीं माफ कर सकता हूँ। इतना बोलकर पैंथर वहां से जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है
तभी उसकी नज़र दूर खड़े एक आदमी पर जाती है जो ईशान की निशान साधे हुए खड़ा था। पैंथर को गुस्सा आ जाता है, पहले ही मैं गुस्से में था और अब ये लोग आकर मुझे और गुस्सा दिला रहे हैं। इतना बोलकर पैंथर अपनी गुण निकलता है और सीधा निशाना उस आदमी के ऊपर मार देता है। उसका निशाना इतना सटीक था कि वो सीधा उस आदमी के माथे के बीचों बीच लग जाता है। लेकिन वहां एक साथ दो गोली चलने की आवाज आती है। पैंथर जल्दी से डर के ईशान जो देखता है, जिसके हाथ से गुण थी और वो शांति से खड़ा हुआ था। पैंथर पीछे देखता है जहां ईशान ने एक आदमी जो शूट कर दिया था। ईशान टेडी स्माइल के साथ बोलता है, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है और आज सारा गुस्सा इन कमीनों पर ही निकलूंगा। देखते ही देखते वो कई सारे आदमी आ जाते हैं। पैंथर और ईशान हरकत में आ जाते हैं। दोनों को ही अपनी अपनी बंदी पर वैसे भी पहले से गुस्सा और नाराजगी थी, लेकिन दोनों ही अपना गुस्सा उन दोनों पर तो निकाल नहीं सकते थे, तो ये उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। दोनों ही हरकत में एक के बाद एक आदमी को मारे जा रहे थे। दोनों के मूव्स इतने क्विक के थी, उन गुंडों को संभालने तक का मौका नहीं मिल रहा था। वो दोनों किसी को शूट कर रहे थे तो किसी को अपने हाथ से मार रहे थे। करीब 15 मिनट बाद वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था और ईशान के हाथ पर खून लगा हुआ था। वो खून उसका नहीं, उन लोगों का था जिसे ईशान ने इतने बेरहमी से मारा था। इस वक्त ईशान के आंखों में एक डेविल नजर आ रहा था। उसकी आंखें कोल्ड थी। पैंथर किसी को कॉल करता है तो अगले कुछ ही मिनट में वह पर कुछ आदमी आ जाते हैं और सामने का नजारा देखकर समझ जाते हैं कि उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई है। ईशान 5 मिनट में ये जगह पहले जैसे हो जानी चाहिए और जिसने भी इसकी खबर दी थी उसे अगले 10 मिनट में मेरे सामने खड़े करो, वो ऑफिस में ही है। पैंथर, आपको कैसे पता सर कि कोई ऑफिस का ही है? ईशान, क्योंकि हमें ऊपर आते हुए ऑफिस के लोगों ने वो देखा था। पैंथर, हाँ वो बात तो सही है, लगता है ये लोग पहले ही यह पर खड़े थे। ईशान, क्या हमारी कोई मीटिंग ये पर होने वाली थी? पैंथर को तो नहीं पता था, इसलिए वो राघव को बुलाता है। राघव जब तक वह आता है तब तक वह की सफाई हो चुकी थी, लेकिन उसकी नज़र ईशान और पैंथर के कपड़ों पर जाती है जिन पर खून लगा हुआ था। राघव समझ जाता है कि यह पर कुछ तो हुआ है। वो ईशान के पास आकर खड़ा हो जाता है। ईशान, राघव, क्या हमारी मीटिंग ऊपर होने वाली थी? इस पर राघव बोलता है, हाँ बॉस, होने वाली थी। एक फॉरेन से क्लाइंट आने वाले थे जिनके साथ हम यहीं पर मीटिंग करने वाले थे। ईशान, और ये बात और कौन कौन जानता है? राघव, मुझे और मेरे टीम के मेंबर को पता था बस। पैंथर, बॉस, हो सकता है कि राघव के टीम मेंबर में से कोई हो। ईशान, नहीं, ये उनमें से नहीं हो सकता है। उसे पता है कि अगर वो टीम में होता तो वो जल्दी से पकड़ा जाता। कोई है जो राघव के शेड्यूल पर नजर रख रहा है। राघव अब सोचने लगता है कि ऐसा कौन हो सकता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसकी टीम के मेंबर काफी अच्छे हैं। वो कभी ईशान को धोखा नहीं देंगे। ईशान कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, हमारे ऑफिस में इन एक हफ्ते में कौन कौन नया आया है, उसकी डिटेल निकालो। पैंथर और राघव दिनों ही ओके बोलते हैं। दूसरी तरफ पिया इशिका के ऑफिस के नीचे खड़ी हुई उसके ऑफिस को निहार रही थी। इस ऑफिस का इंटीरियर बाहर से वैसा ही था जैसे भव्या ने सोचा था। पिया सोचती है, क्या ये इत्तेफाक है या किस्मत की भव्या का जो सपना था वो इशिका पूरी कर रही थी। जय पिया को किसी सोच में डूबा हुआ देख उसके कंधे पर हाथ रख उसे पूछता है, क्या हुआ पिया, अंदर नहीं जाना है? पहले तो ये पर आने के लिए कितना तड़प रही थी, अब ये बाहर खड़े ऑफिस को देख रही हो। पिया जय की तरफ देखकर नॉर्मली कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस सोच रही थी कि इशिका ने इतनी कम उम्र के इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। जय, वो बात तो है, अब चल क्या? दिनों ही ग्राउंड फ्लोर के लिफ्ट में दाखिल हो रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं। जय अपना कार्ड रिसेप्शन पर दिखाकर बोलता है, हमें मिस इशिका से मिलता है। क्या आप उसे बता सकते हैं कि जय ठाकुर और पिया ठाकुर उसे मिलने के लिए आए हैं? वो लड़की जय को अच्छे से जानती थी, इसलिए रिस्पेक्ट के साथ उसे 2 मिनट रुकने के लिए बोलकर इशिका को कॉल करती है। वहीं जब इशिका को पता चलता है कि उसका भाई और भाभी उसे मिलने आए हैं तो उसे बहुत खुशी होती है। वो खुद उन्हें लेने के लिए नीचे चली जाती है। सब लोग आज पहली बार इशिका के सीरियस एक्सप्रेशन अलावा उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट देख रहे थे और साथ ही खुशी भी। इशिका नीचे जाती है जहां जय और पिया उसी का इंतजार कर रहे थे। इशिका, भाई और भाभी आप दोनों आने वाले थे तो मुझे पहले बता देते ना, आपको ऐसे वेट तो नहीं करना पड़ता। इशिका के मुंह से जय के लिए भाई और पिया के लिए भाभी सुनकर दोनों को ही खुशी हो रही थी और साथ ही इशिका इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन होकर भी जय के सामने बच्चों के जैसे बिहेव कर रही थी, जैसे हमेशा भव्या करती थी। जय के दिल को एक पल के लिए सुकून मिलता है जिसे उसे उसकी भव्या मिल गई हो। एपिसोड 37। इशिका को जैसे ही पता चलता है जी उसे मिलने के लिए पिया और उसका भाई आए हैं, वो अपना काम छोड़ जल्दी से नीचे चली जाती है। वहीं पिया और जय वेटिंग एरिया में इशिका के रिप्लाई का इंतजार कर रहे थे।
लेकिन यह इशिका खुद ही आ जाती है। इशिका दोनों को देखकर भाई भाभी बोलती है तो जय को ऐसा लगता है जैसे उसे उसकी बहन मिल गई हो। कुछ देर बाद तीनों ही इशिका के केबिन में बैठे हुए थे। पता नहीं क्यों पर इशिका को इस मुकाम पर देखकर जय की प्राउड फील हो रहा था। हो भी क्यों न, क्योंकि भव्या का खुद का सपना था कि वो एक दिन इतनी बड़ी बन जाए कि उसे मिलने के लिए हर किसी को अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। ये बात जय जी याद थी। एक बार तो भव्या ने जय को ये भी कह दिया था कि एक दिन उसका भाई भी उसके पास आने के लिए परमिशन लेकर आएगा। यही सब याद कर जय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पिया और इशिका दोनों ही हंस हंसकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन इशिका को हंसते हुए देखकर पूरा ऑफिस हैरान और सदमे में था। हो भी क्यों ना, क्योंकि इशिका कभी भी ऑफिस में हंसती नहीं थी। वैसे तो जब से भव्या का दूसरा जन्म हुआ था तब से ही वो हंसना बंद कर चुकी थी, लेकिन आज इतने सालों बाद वो अपने परिवार और अपने दोस्त से मिली थी। और वैसे भी जब भी वो दोनों दोस्त एक होती थी हमेशा खुश रहती थी। जय सोचता है जब भव्या थी तब भी पिया और भव्या एक दूसरे में बातें करने में इतनी बिजी हो जाते थे जी उनके पास कौन बैठा और वो दोनों कहाँ है ये भी भूल जाती थी। यही हाल ये पर भी था। कुछ देर बाद जय इशिका और पिया से बोलता है, इशिका तुम दोनों बातें करो, मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे काम है ऑफिस में। इशिका भाई आप पहली बार मेरे ऑफिस आए हैं, कुछ खा जा जाइए। जय नहीं इशिका आज मुझे कुछ नहीं खाना है, कभी और आऊं तो खा लूंगा। अभी तुम दोनों दोस्त बैठकर बातें करो, पिया को मैं शाम को लेने आ जाऊंगा। इशिका नहीं भाई आप मत आइए, मैं खुद पिया को छोड़ने आ जाऊंगी। जय ठीक है अब मैं चलता हूँ। जय वहां से चला जाता है। कुणाल का ऑफिस। कुणाल अपने केबिन में बैठे हुए कल रात हुए इशिका से मुलाकात याद कर मुस्कुरा रहा था। इशिका का असर तो कुणाल पर ही रहा था। कुणाल को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे कैसे इशिका से मिलने के बहाना ढूंढेगा। कुणाल का मन आज काम में भी नहीं कह रहा था। तभी कुणाल का असिस्टेंट केबिन का डोर नॉक करता है तो कुणाल उसे अंदर आने को बोल फिर से इशिका के बारे में ही सोचने लगता है। चेतन अंदर आता है पर उसके बॉस तो किसी और ही सोच में गुम थे। बॉस वो आपसे कुछ बात करनी थी। कुणाल अपनी सोच से बाहर आ चेतन जी तरफ देखकर बोलता है। हाँ बोलो। चेतन बॉस हमारा गेम्स की रेटिंग कम होती जा रही है और हमने पिछले एक हफ्ते में हमारे 10 लाख यूजर गंवा चुके हैं। कुणाल अब सीरियस हो जाता है। 10 लाख यूजर कोई छोटी बात नहीं थी। कुणाल को एक ही हफ्ते में करोड़ों का नुकसान हो चुका था। कुणाल अपने माथे पर हाथ लगा लेता है, फिर कुछ देर बाद बोलता है, हमारे डेवलपर और इंजीनियर को बुलाओ, मीटिंग अरेंज करो। कुणाल की बात पर ओके बोल के चेतन वहां से चला जाता है। इशिका और पिया एक साथ थे, इसलिए इशिका आज दिन भर कोई भी काम नहीं करती है। दोनों ही नव्या का दिया हुआ खान खाते हैं। पिया इशिका मुझे ऑफिस में नहीं बैठना है, चलो ना हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। इशिका को भी पिया की बात ठीक लगती है, इसलिए वो पिया को हाँ बोलती है। दोनों जैसे ही बाहर आती है वैसे ही एक आदमी इशिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इशिका उस आदमी को देखकर अपने बॉसी आवाज में बोलती है। क्या बात है? वो आदमी, मैम आज आपकी एक मीटिंग है, सूजी मैम नहीं है, इसलिए आज उनकी जगह मैं आपको असिस्ट करने वाला हूँ। इशिका, अजय आज की मेरी जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो उन्हें कल के लिए फिक्स कर दो, आज मैं कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती हूँ। जिस पर अजय अपनी आंखों में हैरानी लिए इशिका से बोलता है, लेकिन मैम आपने आज तक तो कभी कोई मीटिंग कैंसिल नहीं की है और ये हमारे फॉरेन के क्लाइंट है जो आज आने वाले हैं। पिया अजय जी बात सुनती है तो जवाब देते हुए बोलती है, इशिका तुम जाओ, काम ज्यादा जरूरी है, हम बाद में कभी जाते हैं। इशिका घूरकर अजय को देखती है तो अजय चुप हो जाता है। इशिका पिया इतना भी इम्पोर्टेंट काम नहीं है और काम तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा, काम के वजह से दोस्तों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पिया को इशिका की बात सुन अच्छा लगता है। पिया अपने मन में सोचती है, हमें मिले कुछ ही दिन हुए हैं पर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा था भी, भव्या के लिए तो वो उसकी पिया ही थी, बस पिया को नहीं पता था कि इशिका ही उसकी भव्या है। अजय इशिका के इशारों को समझकर अब बन कुछ बोले वहां से चला जाता है। वही वो जब अपने डेस्क पर जाता है तो उसका कलिंग उसे बोलता है, क्या बात है, मीटिंग का टाइम मैम को बता दिया ना, उन्हें देर करना पसंद नहीं है। अजय बिना उसकी बात का रिप्लाई करे सूजी को कॉल करता है। सूजी जो उस वक्त टीवी से सामने बैठे मूवी देख रही थी, वो अजय का कॉल देख उसे अटेंड करते हुए बोलती है, क्या बात है अजय, मीटिंग के बारे में मैम को बता दिया है क्या? अजय हाँ मैम को मैंने बता दिया, पर उन्होंने कहा है कि आज चाहे उनकी कितनी भी मीटिंग हो उसे कैंसिल कर दे। सूजी को भी पता था इशिका अपने काम को कितनी इंपॉर्टेंस देती है, अगर सो अपने काम को इग्नोर कर रही है तो कुछ उससे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए सूजी अजय से बोलती है, ठीक है मैं उन क्लाइंट से बात करके मीटिंग रीशेड्यूल कर दूंगी। इतना बोल के वो बिना रीजन जाने ही कॉल कट कर देती है। वो कलीग अजय जी बात सुन बोलता है,
क्या बात है, आज पहली बार मैम ने अपने काम के अलावा कुछ और किया है। अजय, हाँ लगता है आज जो मैम आई थी वो बॉस के लिए कुछ ज्यादा ही खास है। कुछ देर बात करने के बाद दोनों ही अपने अपने काम पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ एक सुनसान सी जगह पर एक लड़का सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वो कोई अंडरग्राउंड जगह लग रही थी, जहां पर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। उस लड़के के पास कई सारे लोग खड़े हुए थे, जिनके हाथ में गन थी, और वो सारे आदमी देखने में कुछ ज्यादा ही डरावने लग रहे थे। उस लड़के के चेहरे पर डेविल स्माइल और हाथों में गन, जिसे देखते हुए वो सामने बंधे हुए आदमी को देखकर बोलता है, हाँ तो अब बताओ किसने तुम्हें मुझे मारने के लिए कहा था। जो लड़का बंधा हुआ था उसे इतना मारा गया था और साथ ही बहुत टॉर्चर भी किया गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी जुबान नहीं खोल रहा था। सोफे पर कोई और नहीं, ईशान बैठा हुआ था और उसके साइड में पैंथर खड़ा हुआ था। ईशान के चेहरे पर उस वक्त कोई भी इमोशन नहीं थे। वो अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ पैंथर को देखकर बोलता है, पैंथर ये मेरे कुछ भी काम का नहीं है, इसे शेरा के हवाले कर दो। वैसे भी उसने कई दिनों से ऐसा हेल्थी शिकार नहीं किया है। शेरा ईशान का पाला हुआ टाइगर था, जो सिर्फ ईशान का वफादार था और ईशान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। एपिसोड 38। ईशान जब देखता है कि सामने खड़ा लड़का उसकी बात नहीं मान रहा है, तो वो पैंथर को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि उसे शेरा के सामने डाल दे, जिसे सुन वो लड़का डर जाता है। पैंथर कुछ ही देर में एक शेर को लेकर उसे ईशान के पास खड़ा करता है। वो शेर भी ईशान को देख उसे पास अपने पंजों पर बैठकर ईशान के गोद में अपना सिर रखता है। ईशान, क्या हुआ है शेरा, मैं तुमसे इन दिनों मिलने नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। शेरा को भी जैसे ईशान की बात समझ आई हो, वैसे वो अपनी पूंछ हिलाकर खुश होते हुए गुर्राते हुए ईशान को रिस्पॉन्स करता है। ईशान उठकर शेरा को पकड़ उसके साथ चलते हुए उस बंधे हुए लड़के के पास जाता है, जो खून से लथपथ था। वो लड़का जैसे ही अपनी अधमरी आंखें खोलता है, तो उसके सामने खूंखार शेरा खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था। वो लड़का उसे देखते ही डर जाता है। ईशान, तो क्या सोचा है, बताना चाहते हो या फिर शेरा का नाश्ता बनना चाहते हो? वो लड़का इस बार डर जाता है। फिर अपनी जुबान तोते की तरह खोलते हुए बोलता है, बताता हूँ, मुझे आपके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए जावेद ने कहा था। वो आपको मारकर आपकी जगह लेना चाहता है। जावेद, मतलब अब तक उसकी आदत नहीं गई है पीछे से वार करने की, और उसे क्या लगता है वो मुझे मार सकता है, वो भी इन छोटे मोटे लोगों से? पैंथर, तुम्हें क्या लगता है? हमें भी तो जावेद को जवाब देना चाहिए ना। अब उसे मेरी जगह चाहिए तो उसका इस रेस में वेलकम भी तो करना पड़ेगा। एक काम करो, इस लड़के का सिर काट कर जावेद को पार्सल करो और हाँ, बाकी का शेरा को दे दो। फिर शेरा के बॉडी पर हाथ फेरते हुए बोलता है, बहुत भूख लगी है न शेरा तुम्हें? शेरा भी गुर्राहट के साथ है बोलता है, वो लड़का, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको सब सच बता दिया है। आपने मुझे कहा था कि आप मुझे छोड़ देंगे। जिस पर ईशान डेविल स्माइल के साथ बोलता है, आज तक जिसने भी ईशान की ये साइड देखी है वो जिंदा नहीं बचा है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा? इतना बोल वो पैंथर को इशारा कर शेरा को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ पिया और इशिका शॉपिंग करने के लिए मॉल आए हुए थे। दोनों हो घूम घूम कर अपने लिए कपड़े देख रहे थे। आज कितने ही सालों बाद दोनों शॉपिंग करने के लिए आए थे। आज अमीशा भी उसी मॉल में आई हुई थी। वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ कपड़े देख रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही पिया और इशिका के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वो उन दोनों के पास जाते हुए बोलती है, पिया। पिया अमीशा को देखकर रुक जाती है। अमीशा पिया के पास आकर एक नज़र इशिका को देख पिया से बोलती है, पिया तुम भी यहाँ? मुझे नहीं पता था तुम आने वाली हो। पिया, हाँ वो अचानक प्लान बन गया, इसलिए हम आए हैं। अमीशा, अच्छा अब आ गई हो तो चलो न साथ में शॉपिंग करते हैं। काफी दिनों से हमने साथ में शॉपिंग नहीं की है। पिया को अमीशा के साथ जाना नहीं था। उसकी और अमीशा की अब उतनी बॉन्डिंग नहीं रही थी। उसकी वजह सिर्फ कुणाल था। सब लोग आज भी भव्या के गायब होने के पीछे कुणाल को ही जिम्मेदार समझते थे। बस कोई सबूत नहीं होने की वजह से वो लोग उसे आज तक कुछ नहीं बोल पाते हैं। अमीशा पिया के पास उसका हाथ पकड़ लेती है। वो इशिका को ये दिखाना चाहती थी कि पिया बस उसकी दोस्त है। अमीशा की हमेशा से शायद आदत ही थी जो भव्या का है उसे हमेशा अपना बनाना। पिया अमीशा का हाथ अपने हाथ से हटाकर उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए बोलती है, ठीक है तो चलते हैं। वो उसे ना नहीं बोल सकती थी। अमीशा को ये बात खटक जाती है, पर वो ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए मुस्कुरा कर हाँ बोलती है। इशिका दूर खड़े होकर देख रही थी। उसे हंसी आ जाती है। वो अच्छे से जानती थी अमीशा उसे दिखाने के लिए ही पिया को अपना बता रही थी। इशिका की वो स्माइल देखकर अमीशा के शरीर में आग लग जाती है। पता नहीं उसे पहली नजर में ही इशिका पसंद नहीं आई थी। पिया, इशिका चले? इशिका हाँ चलो बोलती है। तो तीनों ही आगे की तरफ चले जाते हैं। तीनों हो वो से एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं,
जो काफी एक्सपेंसिव लग रहा था। अमीशा खुद ही पिया को वहां पर लेकर जाती है। अंदर जाते ही सब लोग अमीशा को देखकर ग्रीट करते हैं। सब अमीशा को काफी रिस्पेक्ट के साथ अंदर बुलाते हैं। अमीशा सबको यही दिखाना चाहती थी कि सब लोग उसे कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। खासकर वो ये सब इशिका को दिखाना चाहती थी। अमीशा जाकर सोफे पर बैठ जाती है। अमीशा, पिया आओ ना बैठो ये पर। पिया आकर बैठ जाती है। अमीशा जानबूझकर इशिका को बैठने के लिए नहीं कहती है। पिया इशिका को बैठने के लिए बोलती है, पर अमीशा जानबूझकर उसके बैठने की जगह पर कॉफी गिरा देती है जो उसके हाथ में थी। पिया, अमीशा ये तुमने क्या किया? अमीशा मासूम बनते हुए, सॉरी पिया, वो मैं इशिका को बैठने के लिए बोलने वाली थी, पर मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे हाथ में कॉफी है। पता नहीं कैसे इसका कैप ढीला पड़ गया और कॉफी गिर गई। अब तो इशिका बैठ भी नहीं सकती है। वो वहां के शॉपकीपर को इशारा करती है, जिसे समझकर सो भी चुप हो जाते हैं। पिया सामने खड़े लोगों को देखकर बोलती है, एक काम करो, मैम के लिए दूसरी चेयर का इंतजाम करो। जिस पर वो लड़की जो उन लोगों को असिस्ट कर रही थी, वो जल्दी से बोलती है, सॉरी मैम, वो हमारे शॉप में ये एक ही सोफा था, बाकी के हमने एक्सचेंज कर नए लेकर आने के लिए कहा है। हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है। पिया को अब गुस्सा आ जाता है। वो नाराजगी से बोलती है, तो ठीक है, हमें ये पर कुछ भी नहीं खरीदना है। बोलकर वो उठकर जाने लगती है, तो अमीशा पिया को रोकते हुए बोलती है, पिया इतनी सी बात के लिए क्यों जा रही हो? वो थोड़ी जानबूझ के कर रहे हैं, उनके पास नहीं है। फिर उन लोगों को देखकर बोलती है, आपके पास कोई तो चेयर होगी ना, उसे लेकर आओ। वो लड़का अमीशा की बात समझ के बाहर चली जाती है। कुछ मिनट में वो एक चेयर लेकर आती है, जो दिखने में काफी खराब लग रही थी। शायद वो स्टोर रूम में डाल दी गई थी। इशिका अच्छे से समझ रही थी कि अमीशा उसे सब बस इशिका को परेशान करने के लिए कर रही थी। इशिका टेढ़ी मुस्कान अमीशा को पास कर अपने मोबाइल पर एक मैसेज सेंड करती है। अमीशा, सॉरी इशिका, तुम्हें इस खराब सी चेयर पर बैठना पड़ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर की बात है, बैठ जाओ। पिया, इशिका तुम उस पर मत बैठो, मैं बैठ जाती हूँ। बोलकर वो उठने लगती है तो इशिका उसे रोकते हुए बोलती है, पिया बैठो, तुम 5 मिनट रुको। अमीशा सोचती है, ऐसा भी क्या होगा 5 मिनट में। अमीशा खुश हो रही थी कि आज उसने इशिका को नीचा दिखा दिया है। लेकिन अमीशा के सोच के उलट अगले ही पल उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खुलता है। 2 लड़के अपने हाथ में एक चेयर लेकर आ रहे थे। वो लोग आकर इशिका के सामने चेयर रखकर झुककर रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, मैम बैठिए, और सॉरी हमारी वजह से आपको इतनी देर तक खड़ा रहना पड़ा। वो लड़की उन दोनों लड़कों को देखती है जो उसके सीनियर थे। इशिका किसी रानी की तरह उस चेयर पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में उस शॉप का मैनेजर अपने हाथ में कई सारे ब्रांडेड सेट लेकर आते हैं। अमीशा को लगता है कि ये सब उसके लिए है, लेकिन मैनेजर बिना अमीशा की तरफ देखे इशिका के सामने उन सेट की रखकर उसे ग्रीट कर बोलता है, मैम हमें नहीं पता था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं। अगर पहले पता होता तो मैं आपको लेने के लिए आता। इशिका, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैंने सुना आपके यहाँ पर कोई वहाँ अवेलेबल नहीं है, क्या ये पर कोई काम चल रहा है? मैनेजर, नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चेयर तो बहुत सारी है, लेकिन आप आए हैं, ये सुनकर हम आपके लिए ये लेकर आए हैं। इस पर कंफर्टेबल बैठकर ज्वेलरी देख सकते हैं। इशिका, तो ऐसी बात है। फिर वो एक नज़र उस लड़की की तरफ देखती है जिसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। इशिका अब इतने अच्छी भी नहीं थी कि अगर कोई उसके साथ मिसबिहेव करे और वो उसे छोड़ दे। इशिका, लगता है आपका स्टाफ किसी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। अगर आपके यहाँ कस्टमर को अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है ऐसे जगह पर मुझे रुकना चाहिए। मैनेजर अच्छे से जानता था कि इशिका का यहाँ से जाना उसके लिए कितनी बड़ी बात है। अगर वो यहाँ से चली गई तो उसे करोड़ का नुकसान हो सकता था, या फिर आगे चलकर उसकी शॉप भी बंद हो सकती थी। मैनेजर गुस्से में उस लड़की की तरफ देखता है। उसे सब पता चल चुका था कि उस लड़की ने क्या किया है। जब इशिका ने खुद मैसेज कर खुद के लिए चेयर मंगवाई तभी उसने वो पर क्या हुआ सब पता लगवाया था। मैनेजर उस लड़की के पास जाकर गुस्से में बोलता है, तुम्हें आज से यह पर नौकरी करने की जरूरत नहीं है। वो लड़की रोते हुए माफी मांगती है, पर मैनेजर बिना उसकी एक भी बात सुने उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। पिया शांति से सारा तमाशा देख रही थी। उसे भी उस लड़की पर गुस्सा था। उसका मानना था कि कस्टमर चाहे गरीब हो या आमिर, हमें सबको एक बराबर ही ट्रीट करना चाहिए, और यह पर तो इशिका अमीर होने के बावजूद उसे ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। तो ये बात सोचने वाली थी कि अगर कोई गरीब आता है तो उसके साथ ये कैसे पेश आती होगी। इशिका, मैनेजर मुझे शोर पसंद नहीं है, अगले 2 मिनट में ये पर शांति ही जानी चाहिए। इशिका लगभग ऑर्डर देने के अंदाज में बोलती है। अमीशा को अच्छा नहीं लग रहा था कि इशिका को सब इतने रिस्पेक्ट दे रहे थे, ऊपर से उसकी हर बात मान रहे थे। इशिका ने जैसे ही कहा वैसे ही 2 लोग उस लड़की को वहां से उस लड़की को लेकर चले जाते हैं।
अब मैनेजर खुद ही इशिका को और पिया अमीशा को ज्वेलरी दिखाने लगता है। इस शॉप की एक खासियत थी, ये पर एक डिजाइन का एक ही सेट हुआ करता था और यह के ज्वेलरी के डिजाइन काफी यूनिक और क्लासी होते थे, जिसे खरीदने लिए हर कोई आता था। कोई नॉर्मल इंसान ये के ज्वेलरी अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। अमीशा देखती है कि इशिका की कब से एक सेट पर नजर है। इशिका उस सेट को उठाने ही वाली होती है कि तभी अमीशा जल्दी से उस सेट को उठाकर मैनेजर से बोलती है, मुझे ये लेना है, आप ये पैक कर दीजिए। मैनेजर एक नज़र इशिका को देखता है। इशिका आंखों से ही उसे देने के इशारा करती है, जिससे मैनेजर अमीशा से रिस्पेक्ट से बोलता है, ठीक है मैम, मैं इसे पैक करवा दूंगा, क्या आओ और भी कुछ लेना चाहते हैं? अमीशा हाँ मैं देख रही हूँ। फिर पिया से बोलती है, पिया तुम क्यों कुछ नहीं ले रही हो? तो पिया बोलती है, मुझे इनमें से कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आया है। इशिका अपने मन में, हाँ मेरी माँ मुझे पता है, तुम्हें ऐसी डिजाइन कहाँ पसंद आती है, तेरी चॉइस ही यूनिक है, लेकिन मुझे भी पता है तुम्हें क्या चाहिए। फिर मुस्कुराकर मैनेजर को बोलती है, क्या आपके यहाँ पर कुछ यूनिक कलेक्शन नहीं है? एपिसोड 39। इशिका अच्छे से जानती थी पिया को आसानी से डिजाइन पसंद नहीं आते थे, इसलिए वो मैनेजर को देखकर बोलती है, मैनेजर आपके यहाँ कुछ यूनिक कलेक्शन नहीं है, हमारी पिया बहुत सुंदर है, उसके ऊपर इतने मामूली ज्वेलरी अच्छी नहीं लगेगी। मैनेजर इशिका का इशारा समझकर ओके बोलकर वहां से चला जाता है। इशिका एक नज़र अमीशा को देखती है, जो उसे ही देख रही थी। पिया इशिका को देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद वहां पर मैनेजर आता है। उसके हाथ में कुछ पीस थे, जिसे काफी सेफ रखा गया था। मैनेजर उसे इशिका के सामने रखता है। इशिका उस बॉक्स को खोलती है। वो 2 सेट थे। पिया को वो सेट बहुत पसंद आता है। इशिका दूसरा सेट उठाकर पिया के गले पर लगाने के लिए वहां के सेल्स गर्ल से कहती है, तो वो सेट लेकर पिया के गले में पहना देती है। इशिका, पिया तुम इस सेट में बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर मैनेजर से बोलती है, ये दोनों सेट पिया के लिए पैक कर दो। पिया हाँ और बिल बना दीजिए। तो मैनेजर बोलता है, नहीं मैम इसकी पेमेंट हो चुकी है। पिया हैरानी से मैनेजर को देखती है, तो मैनेजर मुस्कुराकर बोलता है, इशिका मैम ने ये आपके लिए खरीदा है। पिया अब इशिका को देखकर बोलती है, इशिका मैं तुमसे गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ, गिफ्ट तो मुझे तुम्हें देना चाहिए। इशिका, पिया ये मेरी तरफ से भाई के लिए और मेरी प्यारी भाभी के लिए है। इस दूसरे सेट में एक ब्रेसलेट है और एक रिंग जो भाई के लिए है। मैं शादी में तो नहीं आ पाई, लेकिन शादी का गिफ्ट तो दे ही सकती हूँ ना, रख लो ना। पिया की आंखें नम हो जाती है। उसे नहीं लगा था कि इशिका उसे इतना अपना समझती है। वही अमीशा की आंखें जल रही थी। उसे उन दोनों ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। पिया, इशिका सच में तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। मुझे एक नज़र में ही ये डिज़ाइन पसंद आए थे। तुम्हें पता है मेरी एक दोस्त है, उसे भी ना डिज़ाइन बनाना बहुत पसंद है। उसके कुछ डिज़ाइन मेरे पास है, कभी वक्त मिलेगा तो तुम्हें दिखाऊंगी। इन डिज़ाइन को देखकर ऐसा कहा कि जैसे भव्या ने ही बनाया हो, है ना अमीशा? भव्या के डिज़ाइन कितने अच्छे होते थे। अमीशा भव्या का नाम सुनती है तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो बाद हाँ में अपना सिर हिला देती है। पिया, मैनेजर मुझे इस डिज़ाइन बनाने वाले डिजाइनर से मिलना है। मैनेजर पिया की बात सुन एक नज़र इशिका की तरफ देखता है, तो इशिका उसे आंखों से कुछ इशारा कर देती है। मैनेजर माफी मांगते हुए, सॉरी मैम, लेकिन हमारे मैम को लोगों से मिलना पसंद नहीं है। पिया, ओ अच्छा, तो फिर आप मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू कह देना। वैसे लगता है उन्होंने अभी इस बिजनेस में अपने कदम रखे हैं। मैनेजर, नहीं मैम, इंडिया में ही अभी ये डिज़ाइन लॉन्च किए गए हैं। ये फेमस ईवा ब्रांड के ज्वेलरी है। पिया ने एक्साइटमेंट में बॉक्स के ऊपर के ब्रांड को देखा ही नहीं था और अमीशा ने अपने जलन में उस बॉक्स को नहीं देखा था। वैसे ही अमीशा को फैशन में उतनी नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो इस ब्रांड के बारे में इतना नहीं जानती थी। लेकिन पिया काफी स्मार्ट थी। उसने भले ही बिजनेस नहीं करने का डिसाइड किया था, लेकिन उसे बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है सब पता रहता था। अमीशा, पिया तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो? ऐसा भी क्या है इस डिजाइन में, नॉर्मल ही तो है। पिया, अमीशा तुम्हें शायद पता नहीं है, ईवा ब्रांड बस कुछ महीने पहले ही मार्केट में लॉन्च किया गया था और उसके डिजाइन लोगों को इतने पसंद आए थे कि इन डिजाइन के पीस मार्केट में आते ही बिक जाते हैं। यहां तक कि इन ज्वेलरी की कीमत करोड़ों में है और इसे ऑक्शन में रखा जाता है। अमीशा मुंह बनाते हुए बोलती है, ऐसा है तो तुम्हें ये डिजाइन देखकर समझ क्यों नहीं आया? पिया, वो इसलिए कि वो जो डिजाइनर है उसने आज तक एक भी डिजाइन सेम नहीं बनाया है। हर एक डिजाइन अलग और यूनिक होते हैं। इसे बस इसके पीछे दिए गए नंबर सीरीज से पहचाना जाता है, जो मैंने देखा नहीं। अमीशा को भी अब वो खरीदना था, इसलिए वो मैनेजर से बोलती है, मैनेजर मुझे भी एक पीस लेना है, आप मुझे दे सकते हैं? मैनेजर माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी मैम, लेकिन ईवा के बाद 2 ही सेट आए थे जिसे अभी पिया मैम ने खरीदा है और ये कपल सेट है। अमीशा दूसरा सेट देखती है
जो उसे काफी अच्छा लगता है। इसलिए वो पिया की तरफ देख अपनी मासूम आंखें बनाते हुए बोलती है, पिया क्या मैं एक सेट ले सकती हूँ, तुम्हारे पास तो दूसरा है ना। पिया सीधे से बोलती है, अमीशा ये मेरे लिए इशिका का दिया हुआ गिफ्ट है, जो उसने मुझे दिया है, अगर मैं ये तुम्हें दे दूंगी तो उसके गिफ्ट की कदर नहीं रह जाएगी। अमीशा का चेहरा उतर जाता है। वो जानती थी पिया उसे नहीं देगी। पिया काफी होशियार थी, भव्या इमोशनल थी। अगर वो यहाँ होती तो उसे वो सेट दे देती, पर पिया का ऐसा नहीं था। लेकिन इतने सालों में अमीशा ने इनोसेंट बनते हुए पिया के साथ अपनी बॉन्डिंग काफी अच्छी बनाई थी, पर अब इशिका के आते ही फिर से पिया उसे इग्नोर करने लगी है, ऐसा अमीशा को लगता है। लेकिन अमीशा अभी तक ये बात नहीं समझ पाई कि पिया और भव्या ने हमेशा से उसे प्यार किया था। उसे हमेशा अच्छे से बात करती थी, पर कहते हैं ना, अच्छाई किसी को रास नहीं आती है। उसमें से एक अमीशा थी जिसे प्यार की भाषा समझ नहीं आई, और उसने भव्या के साथ बस कुछ पैसों के लिए उसके साथ गलत कर दिया। इशिका को अच्छा लगता है कि पिया ने अमीशा को वो सेट देने के लिए हाँ नहीं कहा। कुछ देर बाद तीनों ही बाहर आ जाते हैं। अमीशा का मन अब उसके पास रुकने का नहीं था, इसलिए वो बहाना बनाते हुए बोलती है, पिया सो कुणाल का मैसेज आया था, वो मुझे घर आने के लिए बोल रहा है। वो क्या है ना, हम दोनों आज रात डिनर के लिए जाने वाले हैं। पिया ठीक है अमीशा, मिलते हैं फिर कभी। अमीशा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद पिया घूरकर इशिका की तरफ देखते हुए बोलती है, इशिका अब मुझे सच सच बताओ कि ये सेट इस शॉप में कैसे आए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है ये पीस इंडिया में अवेलेबल नहीं था। इशिका पिया की बात सुन मुस्कुरा कर बोलती है, पिया तुम्हें शॉप पर नाम नहीं देखा क्या, एक बार देखो। पिया इशिका की बात मानकर जैसे ही शॉप के नेम प्लेट पर ध्यान देती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, एब लग्जूरियस लेगेसी। पिया एक नज़र इशिका को देखकर फिर उस प्लेट को देखती है, फिर बोलती है, क्या मैं सोच रही हूँ वो सही है। एब मतलब कहीं इशिका बासु तो नहीं है ना। इशिका हाँ ये मेरी ही शॉप है, जिसे मैंने कुछ दिनों पहले ही इंडिया में खोला है। पिया वो सब तो ठीक है, पर ये डिज़ाइन तो आसानी से नहीं मिलते हैं। अभी इसका दूसरा स्टॉक रिलीज तक नहीं हुआ है, और जहां तक मुझे पता है ये पहले वाला डिज़ाइन नहीं है। तो क्या तुम्हारे पास नया स्टॉक आया है? इशिका पिया तुम कितना सवाल करती हो ना, इंडिया आने से पहले ही मैंने तुम्हारे लिए ये ऑर्डर किया हुआ था, जो कल आ गया। अभी मैं तुम्हें इस स्टोर में लेकर आई ये ज्वेलरी देने ही वाली थी। इससे पहले ही तुम्हारी वो दोस्त हमें ये पर लेकर आ गई, इसलिए मैंने सोचा वही दे देती हूँ। पिया अच्छा तो ये बात है, वैसे थैंक यू मुझे इतना प्यार गिफ्ट देने के लिए। इशिका भाई को भी दिया है, उन्हें बता देना, नहीं तो रूठ न जाए कि दोस्त को दे दिया और भाई को दिया नहीं। वैसे भी वो हमेशा हमारी दोस्ती से परेशान रहते थे, उन्हें हम पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं जब हम साथ होते हैं तो। पिया इशिका की बात सुनती है तो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। इशिका भी पिया की आंखों में हैरानी देखकर समझ जाती है कि उसने फ्लो में क्या कह दिया है। पिया इशिका तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें कैसे पता कि हमारी दोस्ती से जय को परेशानी होती है? क्योंकि हम तो अभी कुछ दिनों पहले मिले हैं, और जय ने अभी तक ऐसा तो नहीं कहा। इशिका अपनी बात को संभालते हुए बोलती है, अरे पिया तुम्हें याद नहीं है, सुबह ही तो हमने भाई को इग्नोर कर दिया था। तो भाई ने कहा था हम साथ में होते हैं तो उन्हें भूल जाते हैं। पिया के मन में अब इशिका को लेकर डाउट आ चुका था, इसलिए वो आगे कुछ पूछने ही वाली थी कि इशिका उसकी बात को बदलते बोलती है, पिया तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? बेबी को भूख लगी होगी ना। पिया अब इशिका से कोई सवाल नहीं पूछती है, पर उसके मन में इशिका को लेकर सवाल पैदा हो चुका था। कुछ ही देर में दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए खाना खाते हुए बातें कर रही थी। पिया भी मुस्कुराते हुए इशिका से बातें करती है। तभी उनकी नज़र सामने से आ रहे ईशान, जय और समीर पर जाती है। जय पिया को देखकर उसके पास आ जाता है, तो बीवी जी आप यहाँ आकर बाहर का खा रही है? पिया मैंने तुम्हें कहा था न कि तुम बाहर का कुछ नहीं खाओगी। बेबी ये सब हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। पिया नाराजगी से, देखिए जय जी आप मेरे खाने पर नजर मत रखिए। इस पर जय आगे कुछ बोलता उससे पहले ही भव्या बोलती है, भाई आप मेरी दोस्त को परेशान मत करिए, और मैं हूं ना, मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ। आफ्टरऑल मुझे भी अपने भांजे की फिक्र है। जय अब कुछ नहीं बोलता है, पता नहीं क्यों पर उसे इशिका से एक अलग ही अटैचमेंट फील होती थी। जब भी इशिका जय से बात करती थी तब उसे ऐसा लगता था जैसे उसे उसकी भव्या बात कर रही है। समीर और ईशान वहां पर खड़े हुए थे, तभी समीर बोलता है, ये इशिका बासु है ना, जिसने इंडस्ट्री में तहलका मचाया हुआ है। इशिका समीर को अच्छे से जानती थी। समीर अपना हाथ आगे कर इशिका को हेलो बोलता है, तो इशिका भी मुस्कुराकर समीर को हेलो बोलती है। जय, समीर और ईशान भी अब वही बैठ जाते हैं। ईशान की नज़र समीर ये हाथ पर थी, जो अभी इशिका के हाथ में था। इशिका ईशान की घूरती हुई नज़रों को देखती है, तो समीर के हाथ को छोड़ देती है। वही समीर की नज़र तो अब बस इशिका के ऊपर ही थी। वो इशिका से ही बातें कर रहा था,
और इशिका समीर से बातों का जवाब प्यार से दे रही थी, क्योंकि वो समीर को भी भाई बोलती थी। तो मिस इशिका, अपने इंडिया में ही अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में क्यों सोचा? इस बात ईशान पूछता है। जय और समीर ईशान की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि ईशान कभी किसी से इसे सवाल नहीं पूछता था, खास के किसी लड़की से तो बिल्कुल नहीं। इशिका बिना किसी झिझक के बोलती है, मुझे इंडिया पसंद है, और मैं इंडिया की हूँ तो यहीं पर बिजनेस खोलूंगी ना। ईशान, लेकिन जहां तक मुझे पता है आप कोलकाता की है, तो आपको वह पर बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए था, तो आपने मुंबई ही क्यों चुना है? इशिका अच्छे से समझ रही थी कि ईशान उससे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। इशिका भी अब ईशान से उसी तरह जवाब देते हुए बोलती है, मिस्टर ईशान, जहां तक मुझे पता है आपके दादाजी भी राजस्थान से थे, तो उन्होंने मुंबई में बिजनेस करना हो क्यों चुना? इशिका की बात सुन ईशान के चेहरे पर अचानक ही स्माइल आ जाती है, क्योंकि ईशान के बातों का उल्टा जवाब आज तक बस भव्या ने ही दिया था। बाकी किसी की भी हिम्मत ईशान के सामने बोलने की नहीं होती थी। जय ने आज पहली बात इतने सालों बाद ईशान के फेस पर स्माइल देखी थी, भले ही वो कुछ सेकंड की थी। ईशान सवाल का जवाब दूसरे सवाल से। इशिका, कभी कभी खुद के सवाल से बचने के लिए दूसरे से सवाल पूछना अच्छा होता है। एपिसोड 40। ईशान इशिका को उसके मुंबई में बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सवाल पूछता है, पर इशिका ईशान के सवाल का जवाब का उल्टा उसी से सवाल पूछकर बताती है। ईशान को इशिका का यह अंदाज काफी पसंद आता है। जय सबके लिए खाना ऑर्डर करता है। जय, समीर और ईशान ये पर मीटिंग के लिए आए हुए थे, और जाते वक्त समीर के कहने की वजह से तीनों यहाँ पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं, जहां उन्हें पिया और इशिका मिलते हैं। तभी समीर की नज़र पिया के साइड में रखे बैग की तरफ जाती है। समीर, क्या बात है भाभी, आज कुछ ज्यादा ही शॉपिंग की है? पिया मुस्कुराकर, हाँ, बहुत दिनों बाद शॉपिंग करने के लिए बाहर आई थी। ईशान की नज़र तो बस इशिका के ऊपर ही थी, और ये बात जय अच्छे से नोटिस कर रहा था। सब लोग खान खाते हैं, लेकिन ईशान को ज्यादा भूख नहीं थी, इसलिए वो बस थोड़ा ही खाता है। जय पिया को लेकर अपने घर चला जाता है। वो इशिका को भी चलने के लिए कहता है, पर इशिका को काम था, इसलिए वो अपनी कार से चली जाती है। समीर और ईशान भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कपूर हाउस। करण सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में देख रहा था, तभी पीछे से उसकी दादी आकर करण के पास बैठते हुए बोलती है, करण, तुम अपने भाई से मिलकर आ रहे हो ना? उसने दिवाली पर आने से मना कर दिया था, वो मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? जिस पर करण बोलता है, दादी, आपकी बातें तो घर में सब लोग सुनते हैं, अब एक ईशान भाई को तो बख्श दीजिए। दादी, सावित्री जी, तू मुझसे बहस मत कर, अपने भाई के साथ रह रहकर तू भी तमीज भूल गया है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से एक सुंदर सी लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अंदर आते हुए बोलती है, क्या बात है दादी, आज भी पोता दादी में फिर से लड़ाई होने लगी? दादी उस लड़की को देखती है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आलिया बेटा, तुम आओ ना बेटा। आलिया भाटिया, भाटिया परिवार की बेटी, भाटिया परिवार की बड़ी बेटी, जो अभी भाटिया परिवार का बिजनेस संभाल रही है। दिखने में सुंदर है, लेकिन उसे देख के ही पता चलता है कि वो अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करती है। आलिया वही लड़की है जिसके साथ सावित्री जी ईशान की शादी करवाना चाहती है, और ईशान ने शादी के लिए साफ साफ ना कह दिया था। आलिया आकर दादी के पैर छूती है, तो दादी प्यार से आलिया के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देती है और उसे अपने पास बिठा लेती है। आलिया, क्या बात है करण, ऐसे दादी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। करण का मूड तो वैसे भी खराब था, ऊपर से आलिया के आने से और उसकी बातें सुन और भी खराब हो जाता है। वो बिना आलिया के बात का जवाब दिए सीधा वो से उठकर अपनी भाभी के पास चला जाता है, जो किचन में आलिया के लिए पानी और चाय करने चली गई थी। आलिया को करण का उसे इस तरह इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता है। दादी बेटा, उसे जाने दे, बदतमीज हो गया है वो। तुम बताओ, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए? आलिया भी अब अपने आप को ठीक कर चेहरे पर स्माइल लिए प्यार से दादी से बोलती है। दादी, याद तो मुझे भी आपकी बहुत आ रही थी, पर क्या करूं, काम ही इतना था। डैड ने तो बिजनेस से हाथ ही निकाल लिया है, अब सब कुछ मैं ही देखती हूँ। और छोटी तो अभी पढ़ाई कर रही है, मैं उसे इन सब में जल्दी नहीं लाना चाहती हूँ, उसके अभी एंजॉय करने के दिन है। दादी, कितने अच्छे विचार है बेटा तुम्हारे, और इतना कम उम्र में अपने पापा का सारा काम संभाल लिया है तुमने। उद्धव ने कुछ अच्छे काम किए होंगे अपने पिछले जन्म में, जो उसे तुम जैसी होशियार और समझदार बेटी मिली है। करण दादी के एक पॉइंट बोलना तो भूल ही गई, चालक और दो चेहरे वालों औरत है ये, पता नहीं दादी के ऊपर क्या जादू किया है, शादी इसी से करनी है, इसी बात की रट लगाए रहती है। रीवा, करण भाई, आपको आलिया से इतनी भी क्या चिढ़ है? अच्छी तो है वो, आप पता नहीं उसे इतना बुरा क्यों समझते हैं। करण, मेरी प्यारी भाभी, आपको नहीं पता ये लड़की कैसी है। आप तो इतनी भोले हैं कि आपको सब लोग अच्छे लगते हैं,
वैसे दादी एक अच्छा काम किया कि आपको इस घर में लेकर आ गए, बस गलत इंसान के पल्ले बांध दिया है। रावी ऐसी बात नहीं है करण भैया, वो अच्छे हैं, बस उन्हें हमसे प्यार नहीं है और जबरदस्ती का रिश्ता वो निभाना नहीं चाहते हैं। बस दादी के वजह से उन्हें मुझे झेलना पड़ रहा है। करण मुझे पता है आप कहाँ अपने पति के खिलाफ कुछ भी बोलने देंगे, लेकिन सच कहता हूँ भाई को आपके जैसी लड़की कभी नहीं मिल सकती थी। घर में कोहिनूर होते हुए भी वो बाहर के कोयले के साथ है। रावी को हंसी आ जाती है, फिर वो करण के बालों में हाथ फेर अपने हाथ में नाश्ते का ट्रे लिए बाहर जाते हुए बोलती है, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता है। रावी आलिया के सामने चाय और नाश्ता रखते हुए, आलिया को नाश्ता करो। आलिया नहीं भाभी, अभी भूख नहीं है। वैसे आप कैसी है? रावी मैं ठीक हूँ, अन्विता नहीं आई, जिस पर आलिया बोलती है, नहीं अभी वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई है। वो मैं आप सबको इनवाइट करने आई थी, कल मेरा बर्थडे है। दादी देखो, हम तो भूल ही गए थे, इस बुढ़ापे में हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता है। बेटा हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, हम सब आएंगे बेटा। आलिया ठीक है दादी, आप सब आ जाइए, मैं अभी चलती हूँ, जाते वक्त ईशान से भी मिलकर जाऊंगी, उसे भी बुलाना है। दादी बेटा, अगर वो आने से मना कर देना तो मुझे बताना, मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगी। आलिया इट्स ओके दादी, मैं ईशान से बात कर लूंगी। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। ईशान का ऑफिस। ईशान इस वक्त ऑफिस में बैठे हुए लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। राघव ईशान के केबिन का डोर नॉक करता है, तो ईशान अपने बॉसी आवाज में उसे अंदर आने की परमिशन देता है। राघव अंदर आकर, बॉस हमारे न्यू प्रोजेक्ट में कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनमें से ये कुछ लोग हैं। ईशान उन फाइल को खोल कर देखता है, जिसमें बासु इंडस्ट्री का नाम तक नहीं था, जबकि ईशान को लगा था कि इशिका उसे जरूर प्रपोजल भेजेगी। ये बात तो सच थी कि आज तक जिसने भी ईशान के साथ पार्टनरशिप की थी, उसे कभी भी लॉस नहीं हुआ था, सबको प्रॉफिट हुआ था। इसलिए हर कोई ईशान के साथ काम करना चाहता था, लेकिन इशिका ने ईशान के साथ काम नहीं करना चुना था। उसकी दो वजह थी, एक तो वो ईशान के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहती थी, दूसरा वो कुणाल के साथ काम करने वाली थी। ईशान उन फाइल को राघव की तरफ बढ़ते हुए, इनमें से अच्छे इन्वेस्टर को सेलेक्ट करो और उन्हें मीटिंग के लिए बुलाओ। राघव ठीक है बॉस बोलता है। ईशान इशिका के बारे में ही सोच रहा था। इशिका बासु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो। कुछ तो बात है जिस वजह से तुम मेरे सामने नहीं आना चाहती हो। कुछ देर बाद ईशान के लैंडलाइन पर कॉल आता है। ईशान कॉल उठाता है तो सामने वाला उसे कुछ बोलता है। ईशान आने दो उसे, इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। वही आलिया जिसे ऊपर जाने के लिए कहा था, वो अपने एलिगेंट वॉक के साथ चलते हुए ईशान के केबिन की ओर बढ़ा जाती है। आलिया बाहर से दूर नॉक करती है, तो ईशान उसे अंदर आने की परमिशन देता है। आलिया अंदर आती है, तो उसे ईशान का हैंडसम चेहरा नजर आता है। हेलो ईशान, कैसे हो? ईशान एक नजर आलिया को देखकर बस ठीक हूँ बोलता है, फिर उसे बैठने का इशारा कर किसी को कॉल कर आलिया के लिए कॉफी मंगाता है। तो आलिया क्या कोई काम था? आलिया क्या मैं अब तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती हूँ क्या ईशान? ईशान आ सकती हो, पर अभी मुझे काम है। तो अगर तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है, तो मैं अपना काम करता हूँ। आलिया को ईशान का इतना रुखा बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर ईशान हमेशा आलिया के साथ इसी तरह पेश आता था, जिस वजह से आलिया को आदत सी हो गई थी। आलिया को बस इस बात का घमंड था कि जो ईशान किसी भी लड़की से बात तक नहीं करता है, वो उसके साथ रुखा ही सही पर बात तो करता ही है। आलिया मुझे पता है तुम्हें काम है, वो बस मैं तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने आई थी। 1 साल से ऊपर हो गया है, हम मिले तक नहीं है। बर्थडे पार्टी के बहाने ही सही हम मिल तो सकते हैं। ईशान लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं पार्टी में नहीं आ सकता हूँ। आलिया अब थोड़ा उदास होते हुए, ईशान मानती हूँ तुम्हारा और दादी का झगड़ा मेरी वजह से हुआ था, पर क्या उसके लिए तुम मुझे बात तक नहीं करोगे? ईशान ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे पार्टी में जाना पसंद नहीं है। आलिया ईशान प्लीज आ जाओ ना, मॉम डैड भी तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे बर्थडे पर तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ईशान ठीक है, सोचता हूँ वक्त मिला तो आ जाऊंगा। आलिया मीठी सी मुस्कान ईशान को पास कर उठते हुए बोलती है, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, और भी कुछ लोग हैं जिन्हें इनवाइट करना है। आलिया इतना बोलकर वहां से चली जाती है। आलिया सीधा वसे अपने ऑफिस चली जाती है, जहां पर उसकी पाँ उसी का इंतजार कर रहा था। आलिया आकर अपने केबिन में बैठ जाती है, उसके साथ ही उसकी पाँ बबीता अंदर आती है। आलिया बबीता, एक काम करो, मेरी बर्थडे पार्टी के लिए मुंबई के सभी बड़ी हस्ती को इनवाइट करो। बबीता ठीक है मैम, मैं इनविटेशन भेज देती हूँ। आलिया अच्छा मुझे बताओ, इन दिनों मैंने सुना है बाबी जेम नाम का गेम कुणाल ठक्कर के क्वीन वॉरियर गेम को पीछे छोड़ रहा है।
बबीता हाँ मैम, ये गेम बासु कंपनी की चेयरमैन इशिका बासु ने डिजाइन किया है और इन दिनों वो बहुत आगे बढ़ रही है। आलिया हाँ मैंने भी सुना है। एक काम करो, उसे स्पेशल इनवाइट करो और मेक श्योर कि वो पार्टी में आए। बबीता ठीक है मैम, और क्या कुणाल ठक्कर को भी बुलाना है? आलिया बुलाओ, मेरा पुराना पार्टनर है। देखे तो सही इतने साल बाद कितना बदल गया है। आलिया के चेहरे पर मुस्कान थी। बबीता ठीक है बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद आलिया सीधा कुणाल को कॉल करती है। कुणाल अपने फोन पर आलिया का कॉल देखता है तो मुस्कुरा कर कॉल उठाते हुए बोलता है, क्या बात है, बड़े दिनों बाद मेरी याद आ गई। लगता है खुश करने के लिए और भी लोग मिल गए हैं। आलिया कुणाल की बात सुन मुस्कुरा देती है। खुश करने के लिए लोग हैं तो सही, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। वैसे सुना है तुम्हारा कॉम्पिटिटर आ गया है मार्केट में। कुणाल हाँ आ तो गया है। आलिया बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ छीन ले तुमसे। कुणाल आलिया बेबी। कुणाल थककर लोगों से छीनता है, उससे छीनने की किसी में हिम्मत नहीं है। आलिया बड़ी बड़ी बातें, कुणाल जिस तुम फिदा हो। आलिया अच्छा वो सब छोड़ो, कल मेरी बर्थडे पार्टी है, आ जाना। काफी दिनों से तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं किया है। कुणाल हाँ ठीक है आ जाऊंगा, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। आलिया थैंक यू बोलकर कॉल कट कर देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।